हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से नए महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं दिव्यांग अधिनियम 2016 से संबंधित प्रश्नों के बारे में। इसमें हमने थ्योरी के प्रश्न भी लिए हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमने उनको भी समाहित किया है। तो ये सारे वो क्वेश्चन होने वाले हैं जिनकी पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। यदि अभी तक आपने दिव्यांग अधिनियम नहीं पढ़ा है तो फिर आप कहीं और से मत पढ़िएगा। आप सिर्फ एमसीक्यूज भी लगा लोगे तो आपका पूरा एक्ट इसमें कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग प्रश्न कैसे बनते हैं और उनका स्तर कैसा होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है RPWD अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है। पहला है 14, दूसरा है 21, तीसरा है 25 एंड लास्ट है 30। तो जो ये एक्ट आया है इसमें कितने प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है बताइए। ऑप्शन बी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जो पहले का एक्ट था उसमें कितने प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल थी, उसमें थी 7 प्रकार की। इसको आप नोट कर लीजिए। जो पहले एक्ट था उसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थी। अब 7 से बढ़ा के कितनी कर दी हैं अपन ने, 21 कर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RPWD अधिनियम के तहत कौन सा प्राधिकरण राज्य सरकारों को दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। मतलब सीधा सा फंडा है। इसमें ये बोला है कि ऐसा कौन सा प्राधिकरण होगा जो राज्य सरकारों को दिव्यांग व्यक्तियों की जो सुरक्षा करने के लिए, उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। किसके लिए, राज्य के लिए। तो कौन देगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए। पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा है केंद्रीय दिव्यांगता आयोग, तीसरा है सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय एंड लास्ट है राज्य निष्पक्षता आयोग। तो इसने बोला है कि राज्य के लिए कौन निर्देश देगा कि आप दिव्यांगों के हितों की रक्षा करो और उनके लिए आप सुरक्षा भी प्रदान करो। तो कौन देगा भैया, केंद्रीय दिव्यांगता आयोग। कौन देगा, केंद्रीय दिव्यांगता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है RPWD अधिनियम के तहत सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक भवनों को दिव्यांग अनुकूल बनाने के लिए कितने वर्ष की समय सीमा तय की गई थी। मतलब इसमें ये बोला है कि आप गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाओ, चाहे वो आपका कार्यालय हो चाहे आपका भवन हो, लेकिन उसमें आपको दिव्यांग को अनुकूल रखते हुए अपनी बिल्डिंग का निर्माण करना होगा। तो इसके लिए उन्होंने कितने वर्षों की समय सीमा दी थी कि 2 साल में बना के रेडी करो, आप 3 साल में करो उस बिल्डिंग को, 5 साल में करो कि 7 साल में करो। तो कितने साल की समय सीमा दी गई थी, ऑप्शन सी 5 सालों की समय सीमा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांग अधिनियम 2016 की धारा 93 के तहत सरकार को कौन से उपाय अपनाने का अधिकार दिया गया है। पहला है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए नियम बनाना, दूसरा है सरकारी योजनाओं को लागू करना, तीसरा है दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान करना, और लास्ट है दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना। तो धारा 93 में क्या बोला गया है, ऑप्शन ए कि आपको दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या बनाना है, आपको नियम बनाना है। किसके लिए बोलता है, सरकार के लिए बोलता है। कौन सी धारा है, 93 धारा है। नेक्स्ट है RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम
किस मंत्रालय द्वारा संचालित किए जाएंगे? किसके लिए? दिव्यांग महिलाओं के लिए। कौन से कार्यक्रम? कौशल विकास कार्यक्रम। कौन सा मंत्रालय संचालित करेगा? पहला तो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तीसरा है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एंड लास्ट है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो बताइए कौन सा मंत्रालय होगा जो दिव्यांग महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम को संचालित करेगा? तो कौन होगा? नाम से स्पष्ट समझ में आ रहा है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD अधिनियम के तहत किसी सरकारी या निजी कंपनी को दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने या देना आवश्यक है? चाहे आपका गवर्नमेंट हो और चाहे आपका कौन हो, प्राइवेट हो। नौकरियों में कितने परसेंट आरक्षण की बात बोली गई? सीट आपको कितने परसेंट उनके लिए रिजर्व रखनी पड़ेंगी? 2%, 3%, 4% कि 5%? तो बताइए। ऑप्शन सी 4%। लेकिन आप एक चीज़ आप नोट करके भी इसमें लिख लीजिए, ये तो अपन ने की थी किसकी बात? नौकरियों की। किसकी? नौकरी। तो नौकरी में है 4%। लेकिन यदि आपसे बोले कि उच्च शिक्षा संस्थानों में, किसमें? उच्च शिक्षा संस्थानों में कितने परसेंट आरक्षण देना है? तो 5% आरक्षण देना है। नौकरियों में 4% और उच्च शिक्षा संस्थानों में 5% देना है। इसको आपको याद रखना है, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको नोट में एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु कौन सी सरकारी योजना लागू की गई? किसके लिए? हॉस्टल्स के लिए। जो दिव्यांग महिलाएं होंगी उनके लिए विशेष आवास की सुविधा दी जाएगी। तो कौन सी सरकारी योजना है जिसके तहत ये सुविधा उनको मिलने वाली है? पहला है दिव्यांग महिला आश्रय योजना, दूसरा है सुगम्य महिला योजना, तीसरा है सक्षम महिला योजना एंड लास्ट है घरौंदा योजना। कौन सी है? घरौंदा योजना। तो कौन सी योजना होने वाली है बताइए? ऑप्शन डी घरौंदा योजना। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में वो ऐसा ही पूछ सकता है कि घरौंदा योजना का संबंध है दिव्यांग महिलाओं से संबंधित है कि नॉर्मल महिलाओं से कि बच्चों से, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि जो घरौंदा योजना है वो दिव्यांग महिलाओं से संबंधित है और उनके लिए हॉस्टल्स प्रदान करेंगे वो। आपको मेरे को कमेंट में ये बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई, है ना? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप और पुनर्वास सेवा प्रदान करने के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत है? किसके लिए? तो दिव्यांग बच्चों के उनके प्रारंभिक हस्तक्षेप और पुनर्वास सेवा प्रदान करने के लिए कौन सा संस्थान कार्यरत या कार्य करता है? पहला है राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद, दूसरा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तीसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एंड लास्ट है केंद्रीय दिव्यांगता आयोग। तो बताइए प्रारंभिक हस्तक्षेप और पुनर्वास कौन सी संस्था प्रदान करेगी? तो कौन करेगी उसका नाम में ही समझ में आ रहा है, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद। तो पुनर्वास कौन करेगा? राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 किस वर्ष लागू किया गया था? इसको आप स्टार लगा लीजिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आप पे बनना चाहिए। 2016 में एक्ट आया था तो ये कब लागू हुआ? 14 में लागू हो गया था 2000 कि 15 में हो गया था कि 2016 में हो गया था कि 2017 में हो गया था? तो कब लागू हुआ था आपको ये बताना है।
कब हुआ था? तो लागू हुआ था ये, इसमें गलत दिया ये, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है। लागू हुआ था 2016 में। कब? 30 दिसंबर 2016। कब हुआ था? 30 दिसंबर 2016। तो आपको ये डेट याद रखना है। नेक्स्ट है, अब मैं आपको कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका RPWD जो एक्ट था 2016 वाला, इसके पहले भी कोई एक्ट होगा ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि जो ये वर्तमान वाला एक्ट है, इसने किस एक्ट का स्थान लिया? क्या लिया? स्थान लिया। तो कौन सा था वो जो एक्ट? वो था विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्तमान वाला है, इसने किसका स्थान लिया था? विकलांग, या वो पहले था विकलांग नाम, अब हो गया दिव्यांग अधिनियम, है ना। तो विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 का स्थान लिया था। पहला तो ये फैक्ट याद रखना है। इसमें कुल कितने प्रकार की दिव्यांगता शामिल थी? तो 7 प्रकार की। कितनी थी? 7 प्रकार की। अब कितनी वर्तमान में कितनी कर दी हैं? वर्तमान में कितनी कर दी हैं? तो 21। कितनी कर दी गई हैं? 21 कर दी गई हैं। इतना समझ में आ गया आपको? अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जो 21 हैं, इसमें से आपके जो 3 दिव्यांगता है, वो रक्त विकार है, रक्त विकार संबंधी है। मतलब आपका ब्लड से संबंधी विकार होता है, जो बीमारियां होती हैं, उसको भी दिव्यांगता में शामिल कर लिया गया है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कौन सी 3 दे देगा आपको ऑप्शन, और 1 दे देगा कोई और। तो बोलेगा कौन सी नहीं है ब्लड से रिलेटेड, और उसको कठिन प्रश्न बनाना होगा। या फिर वो नॉर्मल भी दे देगा कि कौन सी रक्त से संबंधित विकार इसमें शामिल है। तो आपको तीनों के नाम याद होने चाहिए। पहला तो आपका सिकिल सेल एनीमिया। कौन सा है? सिकिल सेल एनीमिया। दूसरा है आपका कौन सा? थैलेसीमिया। कौन सा है? थैलेसीमिया। एंड लास्ट है आपका कौन सा? हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। तो आपको तीनों के नाम याद होने चाहिए। आपसे पूछ लेगा ऐसा क्वेश्चन करके कि RPWD एक्ट 2016 में निम्न में से कौन सा रक्त विकार शामिल नहीं है। ऑप्शन दे देगा आपको सिकिल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, या दे देगा आपको ब्लड कैंसर। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भैया ब्लड कैंसर इसमें शामिल नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बन जाएंगे। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए, अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि जो ये RPWD जो एक्ट आया 2016 वाला, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया। मैंने क्या बोला कि ऐसा कौन सा आर्टिकल था जिसके थ्रू आपका ये जो RPWD एक्ट 2016 है वो बनाया गया। तो कौन सा आर्टिकल है वो? 253। कौन सा आर्टिकल है आपका? 253। समझ में आ गया मैंने क्या क्या बोला? एक बार मैं इतना रिकॉल कर दे रहा हूँ। RPWD जो एक्ट 2016 है, इसने किस एक्ट का स्थान लिया है? तो मैं पेन चेंज करे से आपको समझ में आ जाए। किसका स्थान लिया है? विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 का स्थान लिया है। जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम था, उसमें कुल कितनी दिव्यांगताएं थी? 7। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 21। अब 21 में से 3 कौन सी हैं आपकी? रक्त विकार संबंधी हैं। एक तो सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलीसीमिया हो गया, और हीमोफीलिया हो गया। ठीक है। अब पूछ लेगा जो आपको RPWD एक्ट 2016 वाला था, इसको कौन से अधिनियम के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया? तो 253 आर्टिकल के तहत बनाया गया। इतना आपको समझ आ गया है ना। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ये भी याद रखने हैं कि जो आपकी जो 21 दिव्यांगताएँ विकलांगताएँ थी,
वो कौन कौन सी थी। मैं आपको चलो एक काम करूँगा, मैं इसको आपको बाद में इसकी टेबल ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप वो रीड कर लीजिएगा। क्योंकि 21 है तो आपको 21 की 21 आपको याद नहीं रखना है। हाँ, लेकिन आपको इसमें से कुछ विशेष हैं जो आपको याद रखना है। जैसे एक तो आपका हो गया, अगर कोई एसिड एक्ट से पीड़ित है, किससे, एसिड अटैक से पीड़ित है, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। पहले नहीं था, अब ये शामिल कर लिया गया है। दूसरा, किसी को अगर भाषा संबंधी कोई दिक्कत है तो उसके लिए विशिष्ट अधिगम विकलांगता, है ना, शामिल किया गया, मतलब शामिल की गई है। एक तो एसिड अटैक पहले नहीं था, शामिल कर लिया गया है। अगर आपको भाषा संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो विशिष्ट अधिगम विकलांगता भी शामिल कर लिया गया है। इसमें आपका बौनापन, कौन सा, बौनापन हो गया, मांसपेशी दुर्बलता को भी इसमें अलग से शामिल कर लिया गया है। और मैंने आपको वो 3 जो रक्त विकार हैं मैंने वो आपको बता ही दिए हैं कि थैलीसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। तो बताना है कि शिक्षा का अधिकार तो वैसे आपका अनुच्छेद 21 है, लेकिन इन्होंने शिक्षा का अधिकार नहीं पूछा है। इन्होंने पूछा कि दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। तो किसके तहत है, अनुच्छेद 24 के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, RPWD अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायतों के निवारण हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है। पहला है जिला कलेक्टर, दूसरा है मुख्य सचिव, तीसरा है दिव्यांगता आयुक्त एंड लास्ट है लोकपाल अधिकारी। तो किसकी नियुक्ति होगी राज्य में, दिव्यांगता आयुक्त की नियुक्ति की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, RPWD अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी धारा विशेष रूप से बनाई गई है। मतलब इसमें जो दिव्यांग महिला है तो उसकी सेफ्टी के लिए कौन सी धारा है। तो आपको याद रखना है, धारा 35, धारा 37, धारा 40, धारा 44। कौन सी धारा है दिव्यांग महिलाओं को सुरक्षा के लिए, धारा 37। कैसे याद रखोगे, जो दिव्यांग महिलाएं होती हैं उन सब के लिए सब लोग क्या करते हैं, सताते हैं। क्या करते हैं, सताते हैं। सताते हैं मतलब 37। क्या होता है, 37। 37 मतलब 37। याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष आवासीय विद्यालय छात्रावास किस योजना के तहत संचालित किए जाते हैं। पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा है समग्र शिक्षा अभियान, तीसरा है राष्ट्रीय विकलांगता संस्थान योजना एंड लास्ट है सुगम्य शिक्षा योजना। तो क्या होगा, ऑप्शन डी सुगम्य शिक्षा योजना। और एक और कौन सी पढ़ी थी अपन ने, घरौंदा योजना पढ़ी थी ना। ठीक है, नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित कौन सी योजना दिव्यांग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु क्या स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रदान करती है। पहला है सक्षम योजना, दूसरा है राष्ट्रीय आजीविका मिशन, तीसरा है उद्यमिता विकास योजना एंड लास्ट है दिव्यांग महिला सशक्तिकरण योजना। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा, मैं बताऊंगा कैसे। क्या होगा इसका सही आंसर, सक्षम योजना। पहला तो क्वेश्चन यही आ जाएगा कि सक्षम जो है योजना किस मंत्रालय की है। तो महिला एवं
बाल विकास की है। दूसरा, सक्षम योजना का संबंध किससे है? तो दिव्यांग महिलाओं से है। किससे है? दिव्यांग महिलाओं से है। तीसरा, शुरुआत कब हुई? तो ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नहीं बताऊंगा इसकी शुरुआत कब हुई। आप बताइए, मैं इसका सही आंसर जो होगा मैं इसका कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। तो आपके 3 फैक्ट इससे आपको ये याद रखने हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग व्यक्ति को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना कौन सी है? मतलब इसमें उसको कृत्रिम अंग दिए जाएंगे और जो भी उसको सहायक उपकरण होंगे वो उपलब्ध कराए जाएंगे। पहला, आयुष्मान भारत योजना। दूसरा, ADIP योजना। थर्ड है समग्र शिक्षा अभियान एंड लास्ट है PM दक्ष योजना। तो बताइए, किस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं? कौन सा होगा? ऑप्शन बी, ADIP योजना। आपको इसका जो फुल फॉर्म है ये आपको याद रखना है, असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज या फिटिंग ऑफ इट्स एंड एप्लीकेंस, है ना। तो आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म। हालांकि योजनाओं के जो बोला जाए सन नहीं पूछ रहा है वो, लेकिन अगर आपको अपनी तरफ से देखना है तो आप इसका सन देख सकते हैं। वैसे नहीं आएगा, आपको सिर्फ यही पूछ लेगा कि जो ADIP योजना का संबंध किससे है पहला, तो दूसरा इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। नेक्स्ट है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित नौकरियों में चयन हेतु न्यूनतम दिव्यांगता प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो नौकरियों में न्यूनतम पूछा है कि नौकरियों में न्यूनतम कितना % आरक्षण होना चाहिए दिव्यांगों के लिए? 20%, 30%, 40%, 50%, कितना होना चाहिए? ऑप्शन सी, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग अधिनियम 2016 की कौन सी धारा दिव्यांग महिलाओं के यौन उत्पीड़न और शोषण से सुरक्षा प्रदान करती है? पहला, धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8। तो कौन सी होगी? धारा 7। कैसे याद रखूँ कि भैया किसके साथ हैं हम? दिव्यांग वुमन का क्या देंगे? साथ देंगे। क्यों देंगे साथ? कि उनका यौन उत्पीड़न ना हो और उनका शोषण ना हो। अगर हमको उनकी सुरक्षा करनी है तो मैंने बताया था सुरक्षा के लिए कौन सी थी? 37। सताते हैं ना, सताते का मैंने बताया था, है ना, तो 37। नेक्स्ट प्रश्न है, दिव्यांग महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई? पहला है 181 महिला हेल्पलाइन। दूसरा है 1058 चाइल्ड हेल्पलाइन। तीसरा है 14500, नहीं इसको ऐसे याद रखो, मैं इसकी ट्रिक से मैंने इसको याद किया था, ऐसे तो याद ही नहीं होगा। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि 1 तो आपको लिख देना है, फिर 4 5 6 7, क्या बोला मैंने? 1 लिख देना, फिर 4 5 6 7, तो ये आपका दिव्यांगजन हेल्पलाइन हो जाएगा। और लास्ट है 112 आपातकालीन सेवा। तो आपको जैसे मैंने बताया कि 1 लिख देना है, तो 4 5 6 7, तो आपका ये दिव्यांगजन हेल्पलाइन हो जाएगा। आपको बच्चों की भी याद रखना है, महिलाओं की भी याद रखना है, आपको ये दोनों ज़रूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दिव्यांग महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा किस स्तर तक अनिवार्य की गई है? पहला है केवल प्राथमिक स्तर तक। दूसरा है माध्यमिक स्तर तक। तीसरा है स्नातक स्तर तक। और लास्ट है स्नातकोत्तर स्तर तक, मतलब ये है UG सीधी बात है, और ये है आपका PG। तो बताना है कि दिव्यांग महिलाओं को अनिवार्य की गई है किस स्तर तक? किस स्तर तक की गई है? माध्यमिक स्तर तक।
नेक्स्ट प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? किसके लिए? दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा नीति। पहला है 2005, दूसरा है 2009, तीसरा है 2012 और लास्ट है 2016। तो विशेष शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? कब की गई थी? 2009 में। कब की गई थी? 2009 में। आपको ये याद रखना है। इसको कैसे याद रखोगे कि हमें बताओ आप कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कोई विशेष शिक्षा दी जाती है क्या? तो आप क्या बोलोगे? नो। नो मतलब 9, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, RPWD अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजन को भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट प्रश्न है, RPWD अधिनियम के तहत किसी दिव्यांग व्यक्ति को संपत्ति रखने उत्तराधिकार का अधिकार किस धारा में दिया गया है? सीधा फंडा है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको संपत्ति रखने के लिए या उसकी संपत्ति पर उत्तराधिकार जताने के लिए उसको उसका वर्णन या उसका अधिकार किस धारा में मेंशन किया गया है? धारा 10 में है, धारा 13 में है, धारा 15 में है, धारा 17 में है। तो आप कैसे याद रखोगे? धारा 13। इसको ऐसे याद रखना है कि मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो भी भाई बहन दिव्यांग हैं वो कृपया कर इसको अपने ऊपर ना लें, सिमेट्रिक्स के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो आप बुरा ना माने मेरी ट्रिक्स का। ट्रिक ये है कि जो भी दिव्यांग व्यक्ति होते हैं तो क्या बोलते हैं कि तेरा संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। तेरा किस पर अधिकार नहीं है? संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। अब भैया वो दिव्यांग है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि उनको संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सब लोग क्या बोलते हैं, भैया तुम दिव्यांग हो तो क्या बोल देते घर के, तेरा कोई संपत्ति पर अधिकार नहीं है। तेरा मतलब धारा 13, संपत्ति रखने या उत्तराधिकार का अधिकार। आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिव्यांग महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? पहला 12 सप्ताह, दूसरा 18 सप्ताह, तीसरा 26 सप्ताह एंड लास्ट है 30 सप्ताह। चाहे वो आपकी दिव्यांग महिला हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल महिला हो, दोनों के लिए सेम है 26 वीक, है ना। तो आपको एग्जाम में वो घुमाएगा आपके लिए ऐसे ही कि अरे मैंने तो नॉर्मल का पढ़ा था, दिव्यांग वुमन का तो मैंने पढ़ा ही नहीं, है ना। तो सेम है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। तो आपको याद, थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी आपको एग्जाम में लेके जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, RPWD अधिनियम 2016 की धारा 89 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दिव्यांगता से जुड़े भेदभाव कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो उसे कितने वर्षों की कारावास की जा सकेगी, कितनी सजा होगी? मतलब इसको ऐसे समझो, जैसे कोई व्यक्ति दिव्यांग है और आप उसके प्रति भेदभावपूर्ण कार्य कर रहे हो और आप उसमें शामिल हो, संलिप्त हो आप, तो आपको कितने वर्षों की सजा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अधिकतम 6 माह, 6 माह से 2 वर्ष तक, 2 से 5 वर्ष तक कि 5 वर्ष से अधिक। तो बताइए क्या होगा? आपको सज़ा याद रखना है, एग्जाम में सज़ा पूछी जा रही है। तो ऑप्शन बी, 6 माह से 2 वर्ष तक की आपको सज़ा मिल जाएगी अगर आप भेदभावपूर्ण कार्य में अगर आप संलिप्त पाए जाते हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न है, RPWD अधिनियम 2016 के तहत बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का अधिकार किस आयु तक के बच्चों को दिया गया है? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो बताइए क्या सही आंसर होगा इसका?
बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात की गई है। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, देखो इसका 21 भी है, लेकिन जो इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, अगर इसमें फिर आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। जो 6 से 18 वर्ष के बच्चे हैं के बीच बेंचमार्क वाले, कौन से बेंचमार्क वाले विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है ना। तो अब आपको देखना है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको 6 से 18 वर्ष, देखो क्योंकि इसमें 18 वर्ष भी ऑप्शन में 21 भी है, तो मैं बोलूँगा आप इसको 18 वर्ष याद रखिए, है ना। अगर आपसे पूछे कि कितने साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तो 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है, RPWD अधिनियम 2016 के तहत राज्य सरकारों को दिव्यांग महिलाओं के लिए विशिष्ट पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की सिफारिश किस धारा में की गई है। सीधी बात है, आपको विशिष्ट पुनर्वास केंद्र स्थापित करना है तो आप किस धारा के तहत करोगे। धारा 40, धारा 45, धारा 50, धारा 55। तो किसके अकॉर्डिंग करोगे। धारा 50 के अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे, विशिष्ट पुनर्वास केंद्र स्थापित कर दोगे राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखो कुछ और ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट मेरे पास मैंने सर्च किए थे तो मेरे को मिले, और मेरे को लग रहा है एग्जाम में आएंगे, तो आप इसको भी एक बार नोट कर लीजिए। सबसे पहला है, अगर आपसे पूछ ले कि जो दिव्यांगता बोर्ड है, कौन सा दिव्यांगता बोर्ड, ये 2 स्तर पर बनता है। एक तो आपका सेंट्रल, दूसरा आपका स्टेट। पहले तो याद रखना कि दोनों स्तर पर बनेगा, और दोनों स्तर पर इसका सेम कार्यकाल रहेगा। कितने वर्ष का, 3 साल का क्या रहेगा, कार्यकाल रहेगा, चाहे आपका केंद्र स्तर पर हो चाहे आपका राज्य स्तर पर हो। दूसरी आपको चीज़ याद रखनी है, देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा कोई क्या कहता है, कपट पूर्वक दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवा लेता है, किस लिए कि हमें दिव्यांगता का फ़ायदा मिल जाए। अगर आप कपट पूर्वक या किसी और तरीके से आप आंखों में धूल झोंक के अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो और दिव्यांगता का आप क्या लेते हो, लाभ लेते हो, क्या लेते हो आप, दिव्यांगता का लाभ लेते हो, तो आपको जो कारावास होगा वो आपको 2 साल का होगा, और जुर्माना कितना लिया जाएगा आपसे, तो जुर्माना लिया जाएगा आपसे 1 लाख रुपए का। कितने लाख का, 1 लाख। ये आपसे दोनों चीज़ें भी वसूल की जा सकती हैं। मैंने क्या बोला, यदि आप कपट पूर्वक या सरकार की आंखों में धूल झोंक कर दिव्यांगता का लाभ लेते हो तो आपको 2 साल का कारावास या 1 साल का जुर्माना या दोनों आपसे वसूल किए जा सकते हैं। तो याद रखना है कि आपको ये चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज़ और आप याद रख लो, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 3 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिव्यांग महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हिंसा की रोकथाम के लिए RPWD अधिनियम की कौन सी धारा लागू होती है। पहला धारा 35, धारा 37, धारा 39, धारा 42। तो मैंने बताया था हिंसा होगी तो आपको उससे क्या देना है, आपको सुरक्षा देना है। सुरक्षा कब देनी है, जब कोई इनको क्या करे, सताए। क्या करे, सताए मतलब 37, है ना। तो धारा 37। नेक्स्ट प्रश्न है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित सुगम्य भारत अभियान, 5 स्टार लगा लीजिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, किस वर्ष शुरू किया गया। 14 में, 15 में, 16 में, 17 में। तो सुगम्य भारत अभियान कब शुरू किया गया।
2015 में। किसके लिए था? ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए था। किसके लिए था? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए था। नेक्स्ट प्रश्न है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। मुख्य रूप से किस प्रकार की विकलांगता है? न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, मानसिक विकार, शारीरिक विकलांगता एंड लास्ट है श्रवण अक्षमता। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो आपको किस प्रकार की विकलांगता थी उसमें से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना कि ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा वो एग्जाम में। तो क्या होगा? न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। कौन सा? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट प्रश्न है दिव्यांग अधिनियम 2016 के अनुसार हीमोफीलिया किस प्रकार की विकलांगता की श्रेणी में आता है? देखो मैंने आपको बताया था उसका क्वेश्चन का फॉर्मेट भी आपको ये है। लो तो आपको ऐसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। पहला है बौद्धिक अक्षमता, दूसरा रक्त संबंधी विकलांगता, तीसरा है न्यूरोलॉजिकल विकार एंड लास्ट है मानसिक बीमारी। तो बताइए हीमोफीलिया कैसी विकलांगता आएगी? रक्त संबंधी विकलांगता। और दो और हैं, एक सिकल सेल एनीमिया है और एक थैलीसीमिया है। नेक्स्ट प्रश्न है RPWD अधिनियम के अनुसार यदि कोई कंपनी दिव्यांग कर्मचारियों को उचित कार्यस्थल नहीं देती है तो उसे अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है? महत्वपूर्ण है जुर्माना, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सजा का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान, तो आपको याद रखना है 10,000 रुपये का, 50,000 रुपये, 1 लाख कि 5 लाख। कितने रुपए का है? 5 लाख रुपए का। यदि आप दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यस्थल पर उचित कार्यस्थल नहीं देते हो, है ना, तो आप पे जुर्माना लगेगा 5 लाख रुपए का। किस पे? कंपनी पे। नेक्स्ट प्रश्न है RPWD अधिनियम के अनुसार कितनी या अधिक संख्या में कर्मचारी वाली निजी कंपनी को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनिवार्य रोजगार नीति लागू करनी होगी? सीधी बात ये बोल रहा है कि कोई निजी कंपनी है और उसमें से कितने मेंबर्स होने चाहिए दिव्यांग के, ताकि वो क्या लागू कर सके? रोजगार नीति लागू कर सके। किसके लिए? दिव्यांग पर्सन्स के लिए। तो 10 कर्मचारी हों, 20 हों, 50 हों कि 100 हों, तो कितने कर्मचारी होने चाहिए बताइए आप? 100 कर्मचारी। कितने? 100 कर्मचारी। यदि आपको किसी और टॉपिक पे ऐसे ही MCQs और थ्योरी की वीडियो चाहिए है तो आप मेरे लिए ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, मैं उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उससे ऐड हो जाइए, या फिर आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक पे आपको पढ़ना हो तो आप मेरे लिए बता दीजिए, मैं आपके लिए 4 से 5 घंटे में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है RPWD अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी दिव्यांग व्यक्ति का अपमान, शोषण करता है तो उसे अधिकतम कितने वर्ष की सज़ा हो सकती है? तो मैंने बताया था अगर आप किसी का मजाक उड़ाओगे, अपमान करोगे तो कितने साल की है? 2 साल की सज़ा आपको दी जाएगी, है ना, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है RPWD अधिनियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से किसी संस्था या घर में कैद रखने पर कितने वर्ष की सज़ा हो सकती है? मतलब कोई दिव्यांग व्यक्ति है और आप उसको गैर कानूनी रूप से, या तो आप किसी संस्थान में या घर में कैद करके रखते हो गैर कानूनी रूप से। अगर कानून ने बोला है कि भाई अब वो मेंटली डिस्टर्ब है तो बात दूसरी है, लेकिन अगर कानून ने नहीं बोला और आप वो चीज़ करोगे तो आप पे सज़ा होगी। तो वही पूछ रहा है कितने? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। तो कितने वर्षों की सज़ा होगी बताइए? 2 साल की। नेक्स्ट प्रश्न है RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार केंद्रीय दिव्यांगता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फंसेंगे और गलत करके आ जाएंगे। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एंड लास्ट है राज्यपाल। तो पहले तो केंद्र का पूछा है तो राज्यपाल का इसमें कोई रोल नहीं होगा। अब बचे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। तो कौन होगा? राष्ट्रपति। कौन होंगे? राष्ट्रपति महोदय होंगे, है ना।
नेक्स्ट प्रश्न है, RPWD अधिनियम के तहत राज्य दिव्यांगता आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा? 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल। तो राज्य दिव्यांगता आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा? कितने का होगा? 5 साल का होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे पता था कि आपके मन में आ गया होगा क्वेश्चन कि आपने तो पहले 3 साल का बताया था। तो वो क्या था भैया? वो आपका था दिव्यांग सलाहकार बोर्ड। क्या था वो? दिव्यांग सलाहकार बोर्ड। इसका है 3 साल का कार्यकाल। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? राज्य दिव्यांगता आयुक्त। क्या बोला है? राज्य दिव्यांगता आयुक्त बोला है। एक बार आप इसको देख लीजिए ध्यान से कि अंतर क्या है दोनों में। और जो आपका राज्य दिव्यांगता आयुक्त होगा ना, इसमें आपको जो 5 इसमें विशेषज्ञ होंगे उसकी समिति से आपका सारा काम वाम चलेगा, है ना। हालांकि वो इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, फिर मैंने बता दिया। आपको नहीं रखना इसको याद तो मत रखना, बाकी आपको ये तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले RPWD अधिनियम 2016 को लागू करने के लिए अलग दिव्यांगता नीति बनाई? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले दिव्यांगता नीति बनाई? तो कौन सा था वो? कर्नाटका। क्या था वो? कर्नाटका राज्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, RPWD अधिनियम के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को दिव्यांग अनुकूल बनाने की समय सीमा क्या है? 2 साल है, 5 साल है, 7 साल है कि 10 साल है? तो कितने साल की समय सीमा दी जाती है? बताइए कितनी है? 5 साल। लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का, देखते हैं क्या है। RPWD अधिनियम के अनुसार सरकारी योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों को ऑनलाइन पंजीकरण कराने की सुविधा किस पोर्टल के माध्यम से दी जाती है? मतलब आपको पोर्टल याद रखना है, दूसरा किसके लिए है, बस आपको इतना याद रखना है। तो पहला दिव्यांगजन सशक्तिकरण पोर्टल, सुगम भारत पोर्टल, UDIDI पोर्टल एंड सक्षम दिव्यांगजन पोर्टल। तो कौन सा होगा वो? UDID, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी पोर्टल। पहले तो आपका इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। दूसरा किसके लिए है? तो आपका दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। और क्या है? पोर्टल है। क्या है? पोर्टल है। क्या है? पोर्टल है ना। तो इसी के साथ आज का ही हमारा सेशन समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया आप इसे लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर आप उसको भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।